नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 3 का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, यानी कि जो मेजर पेपर है सोशियोलॉजी का, उस पेपर का नाम है सोशल रिसर्च मेथड्स। इस पेपर के इस क्वेश्चन पेपर के वह सारे क्वेश्चन जो इस बार आपके लिए एग्जाम में रहने वाले हैं, बेहद खास। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये आपका सिलेबस है, पेपर का नाम सोशल रिसर्च मेथड्स है। और पहली यूनिट सोशल रिसर्च और साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड है। सेकंड आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन और हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। थर्ड यूनिट में आपके डेटा से रिलेटेड है। और फोर्थ यूनिट आपके सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन मेजर पेपर है, इसका मतलब सिलेबस आपको थोड़ा सा डीप में उतर के देखना ही पड़ेगा। और पेपर की जो पीडीएफ है आपको पता ही है, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ, शॉर्ट टाइप आंसर वाले क्वेश्चन के साथ। पहला एक क्वेश्चन है पहली यूनिट से, व्हाट इज सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। सोशल रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, रिलेशनशिप्स एंड प्रॉब्लम्स कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ एंड टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग सोशल कंडीशंस। यानी कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक तथ्यों, संबंधों और समस्याओं का एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जो कि सामाजिक जीवन को समझने और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार हेतु व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब, जो सोशल सोसाइटी है हमारी, या जो हमारी सोशल लाइफ है, उस लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रैक्टिकल है, उन प्रॉब्लम्स का, और हमारे जो सोशल फैक्ट्स है, जो रिलेशनशिप है, उनकी प्रॉपर साइंटिफिक वे में स्टडी करके उनके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खोजने के लिए जो अनुसंधान किए जाते हैं, जो रिसर्च किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोशल रिसर्च कहते हैं। सेकंड है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है। सोशल रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड एम्पिरिकल इन नेचर, यानी कि सामाजिक अनुसंधान प्रकृति में वस्तुनिष्ठ है, व्यवस्थित है एवं अनुभवजन्य होता है। इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड्स, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन एंड एम्स एट प्रोड्यूसिंग रिलायबल एंड वैलिड नॉलेज अबाउट सोसाइटी, यानी कि यह वैज्ञानिक विधियों का पालन करता है, अवलोकन व सत्यापन पर आधारित होता है, और साथ ही में समाज के बारे में विश्वसनीय और वैध ज्ञान प्रदान करने का काम करता है। ये सारी सोशल रिसर्च की क्या है? विशेषताएं हैं। मेंशन द टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान के प्रकार बताओ कि अब ये जो हम सोशल रिसर्च करते हैं, ये कितने तरह से हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड मेथड, सोशल रिसर्च इज क्लासिफाइड इनटू डेस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सप्लोरेटरी, अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च, ईच हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप, यानी कि उद्देश्य और विधि के आधार पर सामाजिक अनुसंधान को हम वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक, अनुप्रयुक्त तथा मौलिक अनुसंधान में वर्गीकृत कर सकते हैं। कि एक ऐसा रिसर्च जो डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा होता है, एक ऐसा रिसर्च जो एनालिटिकल ज़्यादा होता है, एक ऐसा रिसर्च जो कुछ ढूँढने के लिए, यानी कि अन्वेषणात्मक प्रकृति का होता है, तो कुछ ऐसा रिसर्च जो कि अप्लाइड नेचर का होता है, और कुछ ऐसा रिसर्च जो पहली बार किया जाता है, अपने आप में मौलिक होता है, फंडामेंटल होता है। तो सबके अपने अलग उद्देश्य है और सबका अपना-अपना क्या है? क्षेत्र है। तो इस तरीके के 3-4 या 5-6 प्रकार के क्या होते हैं? सोशल रिसर्च के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान के चरणों का वर्णन कीजिए। यानी कि अब जब आप सोशल रिसर्च कंडक्ट करते हो, तो कौन-कौन से स्टेप से होकर आपको गुज़रना पड़ता है। द मेन स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, formulation of hypothesis, collection of data, analysis of data, interpretation of results and writing of the research report। यानी कि सामाजिक अनुसंधान के मुख्य चरणों की बात करें, तो सबसे पहले ये जानना कि आपकी समस्या क्या है। फिर उस समस्या से संबंधित आपको एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करना होता है। फिर उस परिकल्पना के टेस्टिंग के लिए आपको डेटा का संकलन या डेटा का कलेक्शन करना होता है। उन डेटा को आप विश्लेषण करोगे, फिर उनके परिणामों की निर्वचन करोगे या उनकी व्याख्या करोगे, और फिर लास्ट में आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखोगे। तो ये सारे रिसर्च के क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा, जैसे एक सोशल मीडिया को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया चलाने से आज का जो युवा है वह स्टडी से दूर हो रहा है, ठीक है? ये आपका क्या है, एक आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम देखी है कि सोशल मीडिया आज के युवा के लिए क्या बन गया है, एक प्रॉब्लमेटिक हो गया, जो कि एजुकेशन पे इसका मान लो एक गलत असर पड़ रहा है। ये आपने एक प्रॉब्लम फाइंड की थी। तो सबसे पहले आपकी वही जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो आपने देखी।
अब इसके लिए आपको एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। आप आपने हाइपोथेसिस बनाई कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, ये आपकी माइंड में हाइपोथेसिस आपने बनाई। अब आपको इस हाइपोथेसिस को चेक करना है कि क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? तो उसके लिए आपने युवाओं से मिलना स्टार्ट किया, एक एरिया बनाया, उस एरिया से आपने डेटा कलेक्शन किया, फिर उस डेटा को क्या किया आपने एनालाइज़ किया, फिर उस डेटा का इंटरप्रिटेशन किया, फिर आपने अपना कंक्लूजन दिया और आपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी और आपने उस रिसर्च रिपोर्ट में या इस कंक्लूजन में ये पाओगे कि हाँ, हमने जो हाइपोथेसिस ली वह क्या थी? सही थी यानी कि ऐसा ही होता है या वह ऐसा नहीं होता है या इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब उस हाइपोथेसिस को आपको क्या करना है? टेस्ट करना है। तो ये एक रिसर्च के क्या होते हैं? पड़ाव होते हैं, स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक विधि क्या है? Scientific method is a systematic and logical procedure based on observation, experimentation, and verification used to study social phenomena in an objective and reliable manner। यानी कि वैज्ञानिक विधि एक व्यवस्थित एवं तार्किक प्रक्रिया है जो कि अवलोकन, प्रयोग और सत्यापन पर आधारित होती है तथा सामाजिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय अध्ययन करने में उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता समझाइए। ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल बायस एंड वैल्यूज व्हाइल कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा सो दैट द रिसर्च फाइंडिंग्स रिमेन एक्यूरेट न्यूट्रल एंड साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल। यानी कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कि आंकड़ों का संकलन करने में, उसके विश्लेषण में, उनकी व्याख्या करने में जो व्यक्तिगत पक्षपात होता है और जो मूल्यों से मुक्त हो एक व्यक्तिगत पक्षपात होता है और जो कोई बायसनेस या वैल्यूज उसमें होती है, तो उससे क्या होना चाहिए? वह मुक्त होना चाहिए ताकि हमारा जो अनुसंधान है वह उसका जो निष्कर्ष है वह सटीक हो सके, तटस्थ हो सके और साथ ही में वैज्ञानिक रूप से उसको एक्सेप्ट किया जा सके। यानी कि कहने का मतलब दो चीज़ होती है, एक होता है सब्जेक्टिविटी, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मतलब जिसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या होती है, हावी होती है या आपकी पर्सनल ओपिनियन आप बताते हो, दैट इज़ सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब जहाँ पर आपका पर्सनल ओपिनियन, आपका जो पर्सनल बायस है वह नहीं हो, उससे फ्री हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो जो हमारा सोशल रिसर्च है, तो अगर आपका पर्सनल बायस उस पे हावी होगा तो हमारा रिसर्च कोई काम का नहीं, उसकी जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो हमारा जो सोशल रिसर्च है वह क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी से बना होना चाहिए। यूँ कहें उसमें पर्सनल बायस से इनसे क्या हो वह फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभववाद क्या है? एम्पिरिसिज्म एम्फसाइजेस नॉलेज गेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस रादर देन assumption और बिलीफ्स एंड फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट बाय बेसिस ऑफ साइंटिफिक सोशल रिसर्च। अनुभववाद प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव से प्राप्त ज्ञान पर बल देता है, ना कि सॉरी ना कि केवल मान्यताओं या विश्वासों पर। और यह वैज्ञानिक अनुसंधान यह वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि इसको समझो आपको डेटा कलेक्शन करना है, तो डेटा एक होता है आपने किसी और से पूछ लिया या फिर आपने कोई असम्पशन बेस पे आपने काम कर लिया। एक होता है नहीं, मैं खुद ऑब्जर्व करूँगा और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा? डेटा कलेक्ट करूँगा। तो कहने का मतलब जहाँ पर जो रिसर्चर होता है, जो शोधकर्ता होता है, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है डेटा कलेक्शन को लेकर, तो उसे हम अनुभववाद कहते हैं। नेक्स्ट है, इससे क्या है कि अनुभववाद से अपने रिसर्च में मौलिकता आती है, ओरिजिनलिटी आती है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का महत्व बताइए। साइंटिफिक मेथड एंश्योर्स एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी इन सोशल रिसर्च एंड हेल्प्स इन ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। यानी कि वैज्ञानिक विधि सामाजिक अनुसंधान में सटीकता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है तथा सामाजिक समस्याओं को समझने और उनके समाधान हेतु एक वैध निष्कर्ष निकालने में मदद करती है। यानी कि अगर हम साइंटिफिक मेथड यूज करके हमारी सोशल रिसर्च करेंगे तो वह क्या होगी? एक्यूरेट होगी, ऑब्जेक्टिव होगी यानी कि पर्सनल बायस से मुक्त होगी और साथ ही में उस पर भरोसा भी किया जा सके। तो इस तरीके से साइंटिफिक मेथड का सोशल रिसर्च में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए रिसर्च प्रॉब्लम यानी अनुसंधान समस्या क्या है? यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले आपको क्या रिसर्च करनी है? तो रिसर्च करनी है तो आपको एक प्रॉब्लम तो देखनी पड़ेगी ना कि मुझे ये करना है। तो वो जो आप करना चाहते हो
जिसके रिगार्डिंग आप रिसर्च करना चाहते हो, उस चीज़ को फ़ॉर्मुलेट करना या उस चीज़ को जानना क्या कहा जाता है? रिसर्च प्रॉब्लम कहा जाता है। जैसे मान लो आपने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है, इसका एजुकेशन पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ रहा है। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि सोशल मीडिया का एजुकेशन पे असर पड़ रहा है, तो ये आपकी क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम है। A research problem is a clearly defined issue or question which is researcher seeks to study systematically through scientific methods to find meaningful answers। यानी कि अनुसंधान समस्या वह स्पष्ट रूप से परिभाषित विषय या प्रश्न है जिसका शोधकर्ता वैज्ञानिक विधियों द्वारा व्यवस्थित अध्ययन करके अर्थपूर्ण उत्तर प्राप्त करना चाहता है। यानी कि आपने ये पता लगाया कि सोशल मीडिया से नुकसान हो रहा है या सोशल मीडिया से असर तो पड़ रहा है, तो आप इस पे अब क्या करोगे, इस पे आप रिसर्च करोगे, वैज्ञानिक विधि वगैरह सिस्टमैटिक वे में कुछ डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उनसे कंक्लूजन दोगे। तो इसे हम यानी इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना क्या कहा जाता है? रिसर्च प्रॉब्लम कहा जाता है। एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि अनुसंधान समस्या के निर्माण को बताओ। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, precisely and logically so that it becomes suitable for systematic scientific investigation। यानी कि अनुसंधान समस्या के निर्माण का अर्थ समस्या को स्पष्ट ढंग से, सटीक तरीके से और तार्किक तार्किक रूप से परिभाषित करना है ताकि यह व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्या बन सके, उपयुक्त बन सके। यानी कि आपने जो ये भी बनाया कि जैसे सोशल मीडिया इसका इम्पैक्ट है, तो इसको ऐसे आपके मन में आया, तो अब इस क्वेश्चन को या इस प्रॉब्लम को आपको इस तरीके से डिजाइन करना पड़े ताकि इसको लोगों को ये प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आए और प्रिसाइजली वे में, यानी कि छोटे से मोड में ही आप इसको समझा सको और आपकी प्रॉब्लम लॉजिकली भी लगे कि हाँ ऐसा होता है। और फिर जब आप इसको क्या करो, इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। तो इस तरीके को यानी इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन करना फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कहा जाता है। व्हाट इज हाइपोथेसिस? अब परिकल्पना क्या है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया का एजुकेशन पे असर तो पड़ता है, ये आपका क्वेश्चन था। अब आपको इससे के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हाइपोथेसिस लेनी पड़ेगी। आपके माइंड में क्या चला कि सोशल मीडिया का एजुकेशन पे नेगेटिव असर पड़ता है, तो ये आपकी क्या बन गई? हाइपोथेसिस। ये रिसर्च शुरू करने से पहले की आपकी क्या है, एक कंक्लूजन जैसा है कि हाँ सोशल मीडिया का एजुकेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। अब आप क्या करोगे, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे और उन डेटा का एनालिसिस करके लास्ट में पता करोगे कि क्या ऐसा ही है कि जैसा हमने सोचा था कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो अगर ये सही होती है तो ये ट्रू हो जाएगी, फॉल्स होती है तो फॉल्स हो जाएगी। अगर ऐसा दोनों में रिलेशन ही नहीं है तो ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। ए हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स फ्रेम्ड टू गाइड द डायरेक्शन ऑफ सोशल रिसर्च। यानी कि परिकल्पना चरों के बीच संबंध के बारे में एक अस्थायी और परीक्षण योग्य कथन होती है जिसे सामाजिक अनुसंधान की दिशा निर्धारित करने हेतु निर्मित किया जाता है। तो आपके चर क्या हो गए? सोशल मीडिया और एजुकेशन, ये आपके दो चर हो गए। अब इन दोनों में आपको क्या करना है? रिलेशनशिप देखना है। उसके लिए आपने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया जिसे हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस। मेंशन दी सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना के स्रोत क्या है? Hypothesis may be formulated on the basis of social theories, previous research studies, observation, personal experience and intuition of the researcher। यानी कि परिकल्पना, अभी जो परिकल्पना आपने बनाई सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो ये परिकल्पना आप कहाँ से बना सकते हो? तो आप सामाजिक सिद्धांतों को पढ़कर या पहले कोई रिसर्च हुई है उसको स्टडी करके, या आपका ऐसा ऑब्जर्वेशन है या फिर शोधकर्ता का व्यक्तिगत अनुभव या उसका अंतर्ज्ञान आदि के आधार पे ऐसी रिसर्च, ऐसी हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो ये सारे हाइपोथेसिस के क्या कहे जाएंगे? स्रोत या सोर्स कहे जाएंगे। स्टेट द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस, इसके प्रकार क्या होते हैं? हाइपोथेसिस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नल, अल्टरनेटिव एंड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर। ये जो परिकल्पना है ये सामान्यतः उनकी संरचना और प्रकृति के आधार पर सरल होती है, जटिल होती है, शून्य होती है, वैकल्पिक होती है या दिशात्मक परिकल्पनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सिंपल, जैसे जिसमें दो ही वेरिएबल होते हैं, तो वह कौन-सी कही जाएगी? सिंपल हाइपोथेसिस। जिसमें खूब सारे या कई वेरिएबल होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्स कही जाएगी। नल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल में, यानी कि जो 2 वेरिएबल आपने लिए, इन दोनों में क्या हो? कोई भी संबंध ना हो, तो वह क्या होता है? नल हाइपोथेसिस। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया में और एजुकेशन में तो कोई रिलेशन नहीं है, आपने ऐसी हाइपोथेसिस बनाई, तो ये नल हाइपोथेसिस कही जाएगी। और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नहीं कि यार कोई संबंध नहीं है, कोई ना कोई संबंध ज़रूर है, ये आपकी अल्टरनेटिव
हाइपोथेसिस हो गई और एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है जो आपकी सोशल रिसर्च को डायरेक्शन देने का कार्य करती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना का महत्व क्या है? हाइपोथेसिस गिव्स डायरेक्शन टू रिसर्च, हेल्प्स इन सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड मेक्स द रिसर्च प्रोसेस मोर फोकस्ड एंड मीनिंगफुल। ये जो पहला आप क्वेश्चन बना रहे हो, जो परिकल्पना बनाते हो, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये आपके अनुसंधान को दिशा देती है कि आपका अनुसंधान जाएगा किस तरफ। आपके डेटा का व्यवस्थित तरीके से आपको कलेक्शन करने में, उसके विश्लेषण में और अनुसंधान प्रक्रिया को और अधिक केंद्रित और अर्थपूर्ण बनाने में इस हाइपोथेसिस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? शून्य परिकल्पना क्या है? इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा ही जाएगा। नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर स्टडी एंड सर्व एज द बेसिस फॉर स्टैटिकल टेस्टिंग। यानी कि शून्य परिकल्पना यह बताती है कि अध्ययन किए जा रहे चरों के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है और यह सांख्यिकीय परीक्षण का क्या होती है? आधार होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्किंग हाइपोथेसिस? कार्यपरक परिकल्पना क्या है? वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ प्रोविजनल एजम्पशन adopted ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस टू गाइड इन्वेस्टिगेशन एंड डेटा कलेक्शन। कार्यपरक परिकल्पना अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान जांच और आंकड़ों के संकलन हेतु अपनाई गई एक अस्थायी मान्यता होती है। यानी कि शुरुआत में जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, सोशल रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो हमने एक अस्थायी तौर पे कोई हमने असम्पशन बनाई है, उसे हम वर्किंग हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी डेटा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा, यानी प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो ये जानो, डेटा 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक डेटा और एक होते हैं सेकेंडरी डेटा यानी कि द्वितीयक डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो रिसर्च खुद पहली बार अपने से क्या करता है, कलेक्ट करता है या कलेक्ट करवाता है, लेकिन क्या होता है, पहली बार अपने रिसर्च के लिए वह कलेक्ट करवाता है। सेकेंडरी या द्वितीयक डेटा होता है जो पहले से कलेक्टेड है और पब्लिश्ड है या किसी और ने कलेक्ट किए थे और आप उससे लेकर क्या करते हो, सिर्फ यूज करते हो, तो वह कौन से डेटा कहे जाएंगे? सेकेंडरी डेटा। जैसे मान लो आपका आप कोई बच्चों पे कोई स्टडी रिसर्च कर रहे हो जिसके लिए आपको बच्चों की संख्या की ज़रूरत है कि सीकर, झुंझुनू और यानी कि शेखावाटी में 5 से 0 से लेके 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों की क्या संख्या है। तो आपको इसके लिए तो घर-घर जाके अगर आप डेटा पूछते हो तो ये कहे जाएँगे प्राइमरी डेटा और आप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जाके जनसंख्या के डेटा उठाते हो तो ये क्या कहे जाएँगे? सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा के सोर्स तो हमेशा पब्लिश्ड होते हैं, जहाँ से आपको लेना होता है उस सोर्स से आपको कॉन्टैक्ट करना होता है। जैसे बैंक से लोगे तो बैंकिंग डेटा हो जाएँगे, कोई और के रिसर्च से आप लेते हो तो वह सेकेंडरी डेटा हो ही जाएँगे। अब बात करें प्राइमरी डेटा कहाँ से आते हैं, प्राइमरी डेटा के सोर्स क्या है, किस तरीके से आप कलेक्ट करते हो? तो आप घर-घर जाकर वन टू वन लोगों से मिलकर कलेक्ट कर लोगे, फ़ोन करके आप पूछ लोगे या फिर आप कोई शेड्यूल या कोई फ़ॉर्म ले जाओगे, वह भरवा कर पूछ लोगे, तो कई तरीके के इसके क्या होते हैं, स्रोत या सोर्स होते हैं। Primary sources of data refer to information collected directly by the researcher from respondents for a specific research purpose using methods like interviews, observation and questionnaires. प्राथमिक डेटा या प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत वे सूचनाएं हैं जिन्हें शोधकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं से किसी विशिष्ट अनुसंधान हेतु साक्षात्कार के जरिए या अवलोकन के जरिए या प्रश्नावली भरवा कर या फिर प्रगणकों के माध्यम से यानी कि शेड्यूल्ड अनुसूचियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से फील्ड में जाकर क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, तो उसे हम प्राइमरी सोर्सेज यानी कि प्राइमरी डेटा के ये सारे सोर्सेज होते हैं, इनके जरिए प्राइमरी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा? द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत क्या है? सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा आर दोज मटेरियल्स ऑलरेडी कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय अदर रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज फॉर पर्पज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट स्टडी। यानी कि द्वितीय आंकड़ों का स्रोत वे सामग्री है जिन्हें पहले से अन्य शोधकर्ता, संस्था या एजेंसी द्वारा वर्तमान अध्ययन से अलग उद्देश्यों के लिए एकत्रित और प्रकाशित किया होता है। यानी कि उन्होंने तो अपनी रिसर्च के लिए किया होगा कलेक्ट, तो अपने से तो वह डिफरेंट ही होगा। चाहे वो कोई अन्य शोधकर्ता हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई एजेंसी हो सकती है। हम उनके डेटा को यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए वह क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। और ये सारे सोर्सेज़ यानी कि पब्लिश्ड होना या किसी और से हमें लेना, ये सारे उनके सोर्सेज़ होते हैं। अब आता है व्हाट इज़ सैंपलिंग? नमूना चयन क्या है? इसको प्रतिदर्श भी बोलते हैं, प्रतिदर्श या यादृच्छिक भी इसको बोलते हैं।
अब आपको जैसे मान लो बच्चों की संख्या फाइंड आउट करनी है और आपने डिसाइड किया कि मैं खुद फील्ड में जाके कौन से डेटा कलेक्ट करूँगा, प्राइमरी डेटा। तो एक तो हुआ क्योंकि घर-घर जाके आपने क कलेक्ट करोगे तो ये क्या हो गया आपका, वो सारे घरों को अगर आप चेक करते हो यानी कि एक 100 घर है और 100 घरों को आप चेक करते हो, तब तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सेंसस हो गया। कौन-सा हो गया? सेंसस हो गया। लेकिन आपने क्या किया, अ, 100 में से 20 घरों में डेटा आपने 20 या 30 घरों के डेटा आपने उठाए और उन पर आपने रिसर्च करी और कंक्लूजन दे दिया। अपने बच्चों की संख्या लेनी थी और जैसे मान लो आपका रिसर्च इस तरीके की है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं 5 से लेके 10 साल तक के, वो मोबाइल देखते हुए ही खाना खाते हैं। ये आपकी क्या है, रिसर्च का कोई प्रॉब्लम है। तो आप जहाँ काम कर रहे हो या जहाँ पे आपका फील्ड का एरिया है, वहाँ पर आपको 100 मकान है या 100 फैमिली है, उनसे आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो 100 के 100 घरों में जाकर यदि आप डेटा कलेक्ट करते हो तो इसे जनगणना मेथड कहते हैं, यानी कि सेंसस मेथड कहते हैं। और आपने क्या किया, 30 घरों के डेटा लिए, अलग-अलग रैंडम तरीके से घर उठाए, उनके बच्चों पर आपने स्टडी करी, तो ये क्या कहा जाएगा, सैंपलिंग कहा जाएगा। यानी कि कुछ नमूने लिए, उस नमूने पे आपने क्या किया, रिसर्च की, तो इसे हम सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए स्मॉल बट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इफिशिएंटली। यानी कि नमूना चयन जनसंख्या के एक छोटे किंतु प्रतिनिधि भाग का चयन करने की प्रक्रिया है, जिससे संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं का प्रभावी रूप से अध्ययन किया जा सके। जैसे मान लो आप गेहूँ लेने जाते हो, तो क्या पूरी बोरी के एक-एक गेहूँ को चेक करते हो? नहीं। आप उस बोरी में हाथ देते हो और एक मुट्ठी भर गेहूँ बाहर निकालते हो और उनसे आइडिया लगाते हो कि सारा गेहूँ कैसा होगा। तो ये क्या कहा जाता है, सैंपलिंग कहा जाता है। जैसे डॉक्टर हमारा ब्लड सैंपल लेता है, तो क्या अपनी पूरी बॉडी का ब्लड निकालता है? नहीं, वो एक छोटी-सी क्वांटिटी निकालता है, उस पे रिसर्च करके उनकी काउंटिंग करके बताता है कि हमारी बॉडी में कितना खून हो सकता है, क्या हमारे हीमोग्लोबिन है, क्या वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये क्या कहा जाता है, सैंपलिंग कहा जाता है। स्टेट द टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। अब नमूना चयन या प्रतिदर्श चयन के प्रकार क्या है, यानी कि जो सैंपलिंग है ये किस किस तरीके से की जा सकती है। तो सैंपलिंग इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, विच इंक्लूड वेरियस मेथड्स सच एज रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, परपजिव एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग। यानी कि नमूना चयन को मुख्य रूप से संभाव्य और अपसंभाव्य नमूना चयन में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें यादृच्छिक, स्थिरीकृत, उद्देश्यपूर्ण और सुविधा नमूना चयन जैसी विधियों में शामिल है। यानी कि एक तो होता है रैंडम, 100 मकान थे, 100 मकान में से आप रैंडमली आपने 30 उठा लिए, ये तो कही जाएगी रैंडम मेथड। एक आपने स्ट्रेटिफाइड बनाया, यानी कि आपने उसमें क्लास बनाई 100 मकानों की, ये अमीर घरों के बच्चे, ये मिडिल क्लास के और ये गरीब क्लास के। तो आपने 3 स्तर बनाए और अमीर से जैसे 10 आपने अमीर से ले लिए, 10 आपने मिडिल क्लास के ले लिए और 10 मकान आपने गरीब क्लास के ले लिए। तो कहने का मतलब ये आपने स्तर बनाए और उन स्तरों से आपने डेटा कलेक्ट कलेक्ट किया, ये स्ट्रैटिफाइड होगा। पर्पज़िव यानी कि कुछ पर्पज़ को लेकर आपने उन मकानों को कन्वेंट किया और कन्वीनियंस यानी जो आपके नज़दीक था, आप उसमें जाके कर लिया आपने डेटा कलेक्शन। तो ये कन्वीनियंस मेथड हो गया। तो सैंपलिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं। व्हाट इज सर्वे मेथड, यानी कि सर्वेक्षण विधि क्या है? सर्वे मेथड इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स थ्रू क्वेश्चनरी और इंटरव्यूज टू स्टडी सोशल कंडीशंस एंड ओपिनियंस। यानी कि जो सर्वेक्षण विधि है, वो प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं से आंकड़े एकत्रित करने की एक तकनीक है, जिससे सामाजिक परिस्थितियां और विचारों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी जनगणना करवाएगी सरकार, तो हमारे घरों में आके हमसे डेटा पूछेंगे, तो एक फॉर्म सा लेके आएगी, क्योंकि डिजिटल होगी जनगणना, तो वह जो भी टैबलेट वगैरह है उसमें वह एक फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चन के आंसर वो खुद भर के लेके जाएँगे। तो जब खुद कोई रिसर्चर आता है, हमसे डेटा कलेक्ट करने वाला आता है और हमसे क्वेश्चन पूछ-पूछ के खुद डेटा फिल करता है, तो इसको तो बोलते हैं इंटरव्यू मेथड या फिर शेड्यूल मेथड, ठीक है? शेड्यूल मेथड बोलेंगे, इंटरव्यू नहीं बोलेंगे। इंटरव्यू में क्वेश्चन बदल जाते हैं, बट शेड्यूल में क्वेश्चन सेम होते हैं, तो सबसे सेम क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो ये शेड्यूल वाला होता है। एक यह होता है कि हमें फॉर्म देंगे कि और ये कहेंगे कि आप फॉर्म भर के वापस भरवा भिजवा देना, तो ये क्वेश्चनरी मेथड यानी कि प्रश्नावली मेथड कहा जाता है। तो कहने का मतलब जब क्वेश्चनरी या साक्षात्कार या शेड्यूल मेथड से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और लार्ज नंबर रेस्पोंडेंट्स यानी कि एक बड़े एरिया से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सर्वे मेथड कहा जाता है। एक्सप्लेन द केस स्टडी मेथड। केस स्टडी विधि क्या है? केस स्टडी मेथड इन्वॉल्व्स ए इंटेंसिव एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, ग्रुप, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। यानी कि केस स्टडी विधि में किसी एक व्यक्ति, समूह है, समुदाय या संस्था का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जिससे उसकी संरचना और कार्यप्रणाली को
समझा जा सके। यानी कि केस स्टडी का मतलब चाहे वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकती है या कोई ग्रुप या कम्युनिटी से, लेकिन उसकी डिटेल्ड और गहन स्टडी करना क्या कहा जाता है? केस स्टडी कहा जाता है। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि क्या है? Observation method involves careful and systematic watching of social behavior in a natural situation and recording the observed fact accurately। यानी कि अवलोकन विधि में प्राकृतिक परिस्थितियों में सामाजिक व्यवहार को ध्यानपूर्वक और व्यवस्थित रूप से देखकर उसका सटीक रूप से अभिलेखन किया जाता है। यानी कि आपने अपने रिसर्च एरिया में जो भी आपको जैसे मान लो कोई डेटा इस तरीके से कलेक्शन करना है कि आप सिर्फ क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व मतलब आप सिर्फ उसको देखोगे कि वह किस तरीके से बिहेव कर रहा है या करते हैं आपके वो जो भी है, और आपने सिर्फ इतना ही देखा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ग्राहक है, सब्जी खरीदते टाइम पे बार्गेनिंग करते हैं। ये आपका क्या है कि रिसर्च का आपका एरिया है। तो आप क्या किए, सब्जी मंडी गए और वहाँ पर आपने सिर्फ देखा। आपने किसी से कुछ नहीं पूछा, आप सिर्फ देख रहे हो उन सब्जी मंडी की दुकान में, अलग-अलग टाइम पे जा रहे हो, अलग-अलग दिन पे जा रहे हो, त्योहार के टाइम पे जा रहे हो, अलग-अलग एरिया में, अलग-अलग जगह समय पे जाते हो और आप सिर्फ वहाँ ऑब्ज़र्व करते हो और अपने डेटा कलेक्ट करते हो कि हाँ, वाक़ई में लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक साइंटिफिक ढंग से और क सिस्टमैटिक केयरफुल ढंग से जब आप उनको नेचुरल कंडीशन में ये काम करते हुए ऑब्ज़र्व करते हो, तो इसको कौन-सी मेथड कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। व्हाट इज क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली क्या है? मैंने अभी बताया। ए क्वेश्चनर इज ए स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ रिटन क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स इन ए स्टैंडर्डाइज मैनर। प्रश्नावली लिखित प्रश्नों की एक संरचित सूची होती है जिसे उत्तरदाताओं से मानकीकृत रूप से सूचना एकत्र करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि इस तरीके का एक फॉर्म तैयार कर दिया और उसमें क्वेश्चन हो गया और फिर उसमें जगह खाली छोड़ दी, फिर एक क्वेश्चन हो गया, उसमें जगह खाली छोड़ दी और सबके पास इस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करवा के इसको सबके पास भिजवा दिया। तो अब क्या होगा, जो हमारा रेस्पोंडेंट्स यानी कि जो उत्तर देने वाला है, वह स्वतंत्र तौर पे इसमें क्या कर सकेगा, अपना उत्तर लिख पाएगा और लिखवा कर वो वापस भिजवा देगा। ये कौन-सा मेथड कहा जाता है? प्रश्नावली मेथड कहा जाता है। अब बात करें शेड्यूल मेथड की, तो शेड्यूल मेथड में क्या होता है, यही प्रश्नावली लेकर हमारा रिसर्चर खुद जाता है, उनसे वह क्वेश्चन पूछता है और अपने हाथ से वह लिखता है। यानी उनसे सिर्फ आंसर पूछा, लिखने का काम अपना है, लेकिन क्वेश्चन सबके लिए यूनिफ़ॉर्म होते हैं, तो इसको शेड्यूल मेथड कह दिया जाता है। अब बात करते हैं यूनिट 4th में, जो कि आपकी रिलेटेड है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी क्लास में, जैसे क्लास में मत जाओ, आप अपनी मार्कशीट को देखो। आपकी मार्कशीट है, आपकी मार्कशीट जैसे आप 10th क्लास में थे तो आपके 6 सब्जेक्ट थे। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत और भी है क्या कोई सा? ये मान लो 5 ही सब्जेक्ट है। अब आपको कहते हैं ना कि आपके कितने परसेंटेज बने, तो ये जो परसेंटेज आप बताते हो यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट बताते हो कि मेरे 90% बने। इस 90% का क्या मतलब है? 90% का यही मतलब है कि मोटा-मोटा आपको हर सब्जेक्ट में आपको कितने एवरेज मार्क्स मिले हैं? 90 मार्क्स ही मिले हैं। तो ये जो परसेंटेज आपने निकाले हैं, ये क्या कहा जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी का माप कहा जाता है, मेजर कहा जाता है। यानी कि पूरी डेटा सीरीज़ में वो मूल्य जो इस पूरी सीरीज़ को क्या करता हो, लीड करता हो या यूँ कहें इस पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता हो, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट क्या कहते हैं। आई थिंक इससे ईज़ी आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? आँकड़ों का वर्गीकरण क्या है? आँकड़ों का, जैसे आपने कई सारे डेटा इकट्ठे कर लिए, अब उन डेटों को आपने कलेक्शन सेग्रीगेट करोगे, जैसे पुरुष को अलग कर दिया, महिला को अलग कर दिया, पुरुष में भी विवाहित को अलग कर दिया, अविवाहित को अलग कर दिया, महिला में भी कर दिया। तो इस तरीके से डेटा को क्लासिफाइड करना, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग-अलग जगह पे उनको क्लासिफाइड करना क्या कहा जाता है? डाटा को वर्गीकरण करना या क्लासिफिकेशन करना कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मीन्स arranging raw data into homogeneous groups or classes on the basis of common characteristics for easy analysis। यानी आंकड़ों का वर्गीकरण कच्चे आंकड़ों को समान विशेषताओं के आधार पर समरूप समूह या वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया या प्रक्रिया, ताकि विश्लेषण क्या हो सके, आसान हो सके, इसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहा करते हैं। व्हाट इज टेबुलेशन ऑफ डेटा यानी कि आंकड़ों का सारणीकरण क्या है? टेबुलेशन रेफर्स टू सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स टू फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि सारणीकरण वर्गीकृत डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने हेतु करने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की क्या है, प्रक्रिया है, जिससे तुलना और व्याख्या में क्या हो सके, सुविधा हो सके। यानी कि डेटा आपने
यही है डेटा, पुरुष, विवाहित, अविवाहित, महिला, विवाहित और अविवाहित। एक तो आपने इसको लिखा और इसको आपने क्या कर दिया, इस तरीके से बना दिया। इधर आपने लिखा पुरुष, इधर आपने लिखा महिला, पुरुष में भी फिर आपने 2 कॉलम बना दिए, विवाहित, अविवाहित, विवाहित, अविवाहित। फिर भी आप इसमें और भी बना देते हो विवाहित, अविवाहित में कि सरकारी नौकरी, गैर सरकारी या प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी। तो डेटा क्या टेबुलेशन क्या करती है, जो आपके क्लासिफाइड डेटा है उनको सिर्फ़ प्रेज़ेंट करने का काम करती है, वो भी एक सही मैनर में विजुअलाइज़ करने के लिए रो और कॉलम के मोड में। तो उसे हम क्या कहते हैं, टेबुलेशन, यानी कि डेटा का सारणी के तौर पे प्रेज़ेंट करना टेबुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों की व्याख्या क्या है, जिसका दूसरा शब्द हम निर्वचन भी पढ़ते हैं कि निर्वचन, आंकड़ों का निर्वचन क्या होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स, यानी कि आंकड़ों की व्याख्या में विश्लेषित सूचनाओं को समझा कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सामाजिक तथ्यों और संबंधों के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, यानी कि जो भी हमारे वेरिएबल्स थे, जो भी हमारे डेटा थे, उन डेटा को हमने एनालाइज किया और लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया, उसे हम क्या कहते हैं, आंकड़ों की व्याख्या कहते हैं। हमने आंकड़ों का इंटरप्रिटेशन किया। नेक्स्ट है व्हाट आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, मैंने अभी आपको बताया। रिप्रेजेंट करने वाले डेटा को या रिप्रेजेंट करने वाले मेजरमेंट को मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिकल मेजर्स दैट इंडिकेट द सेंट्रल और टाइपिकल वैल्यू ऑफ ए डेटा सीरीज, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति में के माप वे सांख्यिकीय माप है जो किसी आंकड़ा श्रृंखला के केंद्रीय या सामान्य माप को दर्शाते हैं, यानी कि आपकी ये डेटा सीरीज है और इन डेटा सीरीज का आपने जैसे मान लो आप कोई क्लास है उसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या एक-एक बच्चों से पूछकर उनके मेंटल आईक्यू का आप आइडिया लगाते हो? क्या आपने एवरेज कोई क्लास टेस्ट लिया या एवरेज उन्होंने उनके डेटा आपने रखे और उनसे आपने एक एवरेज क्या निकाल लिया, एक माप निकाल लिया, तो आप ये कहोगे कि इस क्लास का आईक्यू इतना है। अब आई क्लास क्या है, ग्रुप है, तो इस आपने पूरे ग्रुप का एक क्या बताया आपने, एक मेज़रमेंट बताया, तो ये क्या आ जाएगा, पूरी सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़रमेंट, यानी कि पूरी डेटा सीरीज़ का एक रिप्रेजेंटिंग वैल्यू होती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज़ मीन, यानी माध्य क्या है? आपकी जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट में जो आपके परसेंटेज है रिजल्ट वाले, उसे हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, औसत या एवरेज, यानी कि जो भी आपकी राशि है, उन सारी राशियों का आपने क्या कर लिया, टोटल, और नीचे राशि के नंबर से आपने क्या कर दिया, डिवाइड, ये क्या कहा जाएगा आपका, एक्स बार, यानी कि समांतर माध्य। अरे मैंने समांतर माध्य, हाँ बिल्कुल समांतर माध्य इसको कहा जाता है। मीन इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि माध्य वह अंकगणितीय औसत है जो कि सभी प्रक्षेपणों प्रक्षणों के योग को उनकी कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लो आपके 5 सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट में आपके 80 मार्क्स आए, दूसरे में आपके 50 मार्क्स आए, एक में आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, एक में आपके 70 मार्क्स आए हैं और एक में आपके 90 मार्क्स आए हैं। तो 5 सब्जेक्ट को आपने टोटल कर लिया और कितने सब्जेक्ट है, 5, और टोटल करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, माध्य या मीन कहते हैं। नेक्स्ट है मीडियन, मध्यिका। मध्यिका होती है कि आपके पास कोई डेटा सीरीज़ है, इस डेटा सीरीज़ को आपने कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लिया और उसके बाद इसकी जो बीच वाली वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है, वह वैल्यू जो कि आपकी इस डेटा सीरीज़ को 2 बराबर पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। इस मिडिल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं या मीडियन कहते हैं। Median is the middle value of the distribution when the data are arranged in ascending or descending order, यानी कि मध्य का वह मध्यमान है जो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद प्राप्त होता है। और आप इसमें एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो कि ये जो मध्य का है, ये डेटा सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। व्हाट इज मॉड, बहुलक क्या है? अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो अपन किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो हमें ज़्यादातर जो शर्ट मिलते हैं एल साइज़ के मिलते हैं, ठीक है? आप किसी जूते की दुकान पे जाते हो तो वहाँ पर 7-8 नंबर के जो जूते हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। भई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके लोग मार्केट में ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब एल साइज़ का शर्ट और 7 और 8 नंबर के जूते चप्पल मार्केट में ज़्यादा फ़ैशन है, या इनकी आवृत्ति ज़्यादा है या इनके ग्राहक ज़्यादा है। तो कहने का मतलब जब किसी सीरीज़ में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार क्या होती है, रिपीट होती है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक, यानी कि मोड। मोड लैटिन वर्ड लामोड से बना है जिसका अर्थ अपने आप में क्या होता है, फैशन होता है। मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ गिवन डेटा सेट एंड रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन। बहुलक वह मान है जो किसी दिए गए आंकड़ा समूह में सबसे अधिक बार प्रकट होता है और सबसे सामान्य प्रक्षण को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक।
स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का महत्व बताइए। Measure of central tendency summarizes large data into a single value and help in comparison, analysis and interpretation of data। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो बड़े आंकड़ों को एक ही मान में संक्षेपित करते हैं और आंकड़ों की तुलना, विश्लेषण और व्याख्या में मदद करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे पूछा कि आपके 12th क्लास के परसेंटेज क्या है, तो आपने बताने लग गए कि सर मेरे जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें तो 70 नंबर आए हैं, हिस्ट्री में मेरे 72 नंबर आए हैं और मेरे जो सोशियोलॉजी है उसमें मेरे 90 नंबर आए हैं क्योंकि मैं करियर रेडीनेस से पढ़ता हूँ। मेरे अ, हिंदी में मेरे 65 नंबर आए हैं और इंग्लिश में मेरे 77 आए हैं। तो सामने वाला भी बोर हो गया आपके इन बताने से। वो कहता है कि भई एक काम करो, मुझे एक ऐसी वैल्यू बता दे जिससे मुझे इन सारे जो डेटा आपने बताए, इन डेटा का मुझे आइडिया लग जाए, एक रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो आपने क्या किया, इन सबको जोड़ा और आपने इसके नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड बताया और आपने औसत नंबर बताए कि सर मेरे औसत नंबर बताए तो मेरे 75 नंबर हुए हैं। तो ये जो 75 आपने बताए हैं, ये क्या कहा जाएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जब आपने इसको परसेंटेज फॉर्म में बता देते हो तो फिर ये आगे और भी ज़्यादा समराइज़ हो जाता है। तो कहने का मतलब आपके पूरे डेटा को समराइज़ करने में कौन हेल्प करता है, आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और साथ ही में जो आपकी डेटा सीरीज है उसको ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, कंपेरेबल बनाती है। आपके 75 आए, आपके साथ वाले दोस्त के 72 आए, तो दोनों में से कौन इंटेलिजेंट हुआ, 75 वाला हुआ। तो कंपैरिजन ईजी कर देता है, डेटा का इंटरप्रिटेशन ये आसान करती है। इन सब में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंपॉर्टेंस होता है। अब आप चाहते हो कि इन चीज़ों को सर हम और डिटेल में देखें क्योंकि अभी आपके पास एग्जाम में टाइम है, तो हमारी एक क्लास अपलोडेड है हमारे, आप जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो उसमें एक स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट। उसमें 3 से 4 वीडियो अपलोडेड हैं, जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ये एक तो क्लास मेरी एक ही बार रिपीट हो गई, ये मैंने गलत से रिपोर्ट कर दी। 3 क्लास उसमें अपलोडेड है, कलेक्शन ऑफ डेटा। एक तो आपको ये देखनी है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का बेसिक क्या होता है, क्या होती है स्टैटिस्टिक्स। आप अगर वो क्लास देखते हो तो यूनिट 4th में आपकी बेसिक वाला जो पोर्शन है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कुछ आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मुझे नहीं पता आपके एग्जाम में आएँगे कि नहीं आएँगे, लेकिन इनसे आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा। अरिथमेटिक मीन कह दो या मीन कह दो या इसको औसत कह दो या एक्स बार कह दो या हिंदी में समांतर माध्य कह दो। इससे कैलकुलेट होता है, जैसे आपके पास डेटा है 15 10 15 20 25 30, इन सब का आपने टोटल किया, सिग्मा एक्स किया जो कि कितना हुआ 100 और नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है n, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। तो 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20। 20 आपका क्या कहा जाएगा, समांतर माध्य या माध्य मीडियन। आपके पास डेटा सीरीज ऐसी है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया, यानी कि सबसे पहले आपने 7 रखा, फिर 10 रखा, फिर 12 15 18 25। अब आपने किया n+1/2, ये आपने फॉर्मूला लगाया। तो n कितने हैं भाई, n आपके हुए 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 1/2 यानी कि 7 को डिवाइड किया 2 से 3.5, 3.5 आपका है 3.5। तो 3 पॉइंट यानी तीसरा और चौथा पद आपने इन दोनों को लिया, 12 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। तो 12 15 कितने हो गए 27, 27 डिवाइड बाई 2 13.5। तो ये जो 13.5 आए हैं, ये 13.5 आप यहाँ पे रखोगे, तो ये जो 13.5 है इसके जो 3 पद है ये 13.5 से ज़्यादा है, ये 3 पद 13.5 से कम है, यानी ये 13.5 वो वैल्यू है जो इसके बीच का मान है और ये इस सीरीज को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अब बात करें मोड की यानी कि बहुलक की, ये आपके पास डेटा है, तो 4 कितनी बार आया, 1 बार। इधर मैं इसे लिख लेता हूँ, 4 6 8 10 और 12 ये आपके डेटा है। काउंट करते हैं, 4 कितनी बार आया, 1 बार। फिर आया 6, 6 के आगे 1 डंडा, 8 के आगे 1 डंडा, फिर 6 आया, 6 के आगे फिर 1 डंडा, 10 आया, 10 के आगे 1 डंडा, फिर 6 आया, फिर 1 डंडा, फिर 12 आया 1। तो आपने इधर 1 3 1 1 1, तो सबसे ज़्यादा बार कौन-सा आया? सबसे ज़्यादा बार 6 आया। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो आपका मोड क्या हो गया, 6। कितने आसान क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में, यानी कि ये आपके पास x भी है, आपके पास f भी है। x आपके पास 5 10 15 और 20 है और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 4 3 1। अब आपको इससे क्या निकालना है, x बार। तो आपने इसको fx किया, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 15 3 45, 20 1 1, fx हो गया। इसको आपको क्या करना है, सिग्मा fx यानी टोटल करना है। सिग्मा fx आपका हो गया 115, इसका आपको करना है टोटल सिग्मा f का, ठीक है, जो कि कितना हो रहा है सिग्मा एफ 10, यानी कि 4 2 6 4 10।
अब आपको समांतर माध्य निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, तो 115 डिवाइड बाई 10, तो आपका 11.5 ये आपका क्या आ गया समांतर माध्य। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा लेवल का आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। अब बात करें मीडियन की डिस्क्रीट सीरीज में, तो वही है, एक्स आपको दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है, तो एक्स आपका 10, 20, 30, 40 और फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 5, 5। देखो जैसे इस तरीके की सीरीज होती है तब हम इनको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करते, अब हम इसको क्या बनाते हैं सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेते हैं। तो 3, 7 और 3 10, 7 और 5 12, यानी कि 7, 5, 12 और 3 15, यानी कि 10 और 5 15, 15 और 5 20। ठीक है, ये होगी। अब आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है एन डिवाइड बाई 2, तो एन क्या है, एन कितना है इसमें इसका टोटल जो कि कितना है 20 है। 20 का जो मान है वह आपका मीडियन हो जाएगा। मैं भी इसमें कंफ्यूज कैसे हो गया, सी एफ यानी कि सी एफ एन डिवाइड बाई 2 लगाएंगे तो एन 1 2 3 4, 4 ही हुआ, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 वाला फॉर्मूला ये तो नहीं है। मैं इसको कंफ्यूज हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मीडियन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने निकाली, मीडियन रेस्पोंडेंस एक्स इज इक्वल टू 20, मीडियन 20 20 कैसे निकाल लिया इसने, 2, हाँ, 2 वाला जो पोर्शन है वही 20 है, यानी कि कहने का मतलब जिसमें है, तो मीडियन इसका कितना हो गया, 10 हो गया। ये सी एफ इसमें 10 है। इसको एक बार आप ज़रूर देख लेना, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, लिटरली कि डिस्क्रीट में फ़ॉर्मूला क्या है, इस फ़ॉर्मूले से मैं कन्फ्यूज़ हो गया। बाकी इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करना। अब बात करें मोड की, तो मोड में जैसे ये है, आपकी इस तरीके से टेबल बनेगी, ये रही आपकी टेबल, क्लियर? जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी देखो 2 की कितनी है 5 बार है, 4 की कितनी बार है 9 बार, 6 की 3 बार और 8 की 2 बार। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, 4 की आई है, जो कि कितनी बार आई है 9 बार। तो मोड क्या होगा आपका, बहुलक होगा 4, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसे ही क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब जो मोस्ट और बड़े क्वेश्चन आएँगे, जो सेक्शन बी में आएँगे, वो इस तरीके के आएँगे कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान क्या है और इसका महत्व समझाओ। तो मैंने बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में इसका आंसर दे रखा है, आप इस पीडीएफ से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोशल रिसर्च के स्टेप्स कौन से हैं, आप उनको समझाओ। फिर उसके अलावा सामाजिक अनुसंधान और वैज्ञानिक विधि की भूमिका पर चर्चा करो, यानी कि साइंटिफिक मेथड इन सोशल रिसर्च का क्या रोल है। यूनिट सेकंड के क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और जो यूनिट जो सॉरी सेक्शन सी है उसके भी मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें रखे हैं, तो आप उनको भी देखना विद आंसर मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश करी है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे। जैसे यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक अनुसंधान क्या है, एक्सप्लेन हाउ द नेचर एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज साइंटिफिक, यानी सामाजिक समाज शास्त्रीय अनुसंधान की प्रकृति किस प्रकार वैज्ञानिक है, स्पष्ट करो। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है सी सेक्शन में मैंने काफी क्वेश्चन रखे हैं, तकरीबन 10 क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है 10 के 10, क्योंकि सब्जेक्ट मेजर है आपका, ऐसा नहीं कि कोई माइनर पेपर है और थोड़ी सी देर में इसको हम ऐसे निपटा देंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और एक हमने ये क्वेश्चन उन्हीं से लिए हैं जो कि सोशियोलॉजी के एक अच्छे प्रोफेसर है, जिनका नाम है डॉक्टर सुमन बुगालिया जी। बुगालिया। ये अपने शेखावाटी एरिया के एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के एक अच्छे प्रोफेसर है, जो कि काफ़ी सालों से एक अच्छा अनुभव रखते हैं। उनके रेफरेंस से हमने ये सारे क्वेश्चंस रखे हैं सी सेक्शन के, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड का पता चलेगा। पेपर इस तरीके से आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। डिफाइन इंटरव्यू, व्हाट, राइट इट्स टाइप इन डिटेल। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को इस पीडीएफ से ज़रूर ट्रेस आउट करना। और इसके अलावा मैं आपको एक छोटा-सा काम आपके लिए और कर देता हूँ। एक क्लास और अपलोडेड है डेटा ऑफ कलेक्शन वाली, आप देखोगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास है, जिसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ। उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। ये जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास है, इसमें जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन है, वो आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जो स्टडी मटेरियल टैब है इसमें जाना, और सेम थर्ड वाले प्लेलिस्ट फ़ोल्डर में जाके आप इसको मेजर सोशियोलॉजी के नाम से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ो। और कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताइए। तो ये थी अपनी सोशियोलॉजी मेजर सब्जेक्ट की क्लास। हमारी ओर से एक छोटा-सा आपके लिए प्रयास। होप आपको क्लास समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो यहाँ पे आपको अनुरोध है कि आप हमारी क्लास को हाइप ज़रूर करें।
हाइप करते हो तो ये यूट्यूब का एल्गोरिदम उन बच्चों तक भी क्लास को पहुँचाएगा जो और आपकी तरह क्लास देखना चाहते हैं। तो चलिए हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट भी करें कि हमारी क्लास ने आपको कैसा हेल्प दिया, कैसा बेनिफिट आपको यहाँ से मिला। तो हमारी इन्हीं खास अच्छी शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं विदा। जल्द ही मुलाकात होंगी एक और वीडियो में। Keep in touch, stay connected with your career readiness. Have a nice day, have a great time. Thank you.